should cross our fingers. Yes, yes, सुदर्शन, yes. सुदर्शन बहुत टफ एग्जाम सेट किया यार तू तो यार. भैया मूड खराब था उस दिन. आपका मूड खराब था, लोगों का दिन खराब हो गया. क्या हुआ भैया, ज्यादा मार्क्स आए नहीं क्या? नहीं भैया, एक तो कुछ अकाउंट्स, कुछ तो प्योर अकाउंट्स के पेपर क्वेश्चन थे. आई थिंक थोड़े से मतलब बैटरी दे वर आउट ऑफ कोर्स, particularly for people who are not having a accounts background. नहीं मरे, अपने रिसर्जन में अकाउंट्स बैकग्राउंड किसका नहीं है? नहीं है आप यार. देखिए सर, ऐसा नहीं कहिए, एचआर वाले भी रिसर्जन में सब लोग. मेरा नहीं है सर, रोहन का नहीं है. लॉयर्स हैं. अरे जिनका नहीं है उनको सीखना चाहिए ना अभी. कोशिश पूरी रहेगी. मेरे को लगता है इस बार ना सुधीर भैया परसेंटाइल देंगे rather than मार्क्स, कि इस एग्जाम में सबसे अच्छा किसने किया है rather than वो मार्क्स बताए. मतलब सीजीपीए रहेगा. सुधीर भैया कहाँ चले गए? Sorry, मेरा कनेक्शन कट गया था. I can still see people, you know, who have not switched on their video. I don't know why. What's the reason? नाम लेके बोलूं क्या सबको? ये जैसे आपने बोला नाम लेके बोलो कि आदिल ने सबसे पहले ऑन किया. तो तुमने नाम ले ही लिया है. Directly, indirectly, you are naming people, right? So let us start. I think we should not waste our time more. Before we start, next time का क्लास का भी बात करना है. एक बार म्यूट करना होगा सबको मेरे साथ. हाँ, सब लोग म्यूट कर लो प्लीज. जिससे बात कर रहे हैं वही बात करेगा खाली. So, अच्छा, let me just announce the result before we start the today's class. तो इस बार जो अच्छा, first let me come to departments who have done really well, right? So on third position we have valuation department with an average score of 71. Then credit monitor second place with an average score of 72.5. And no guesses that, you know, debt has scored the first position with 76 marks. Now coming to people who have
secured the third position with 80 marks. They are Neetu, Nitin, and Dinesh. So Wow. there are three people who have tied at 80 marks. Then we have couple of people sharing the second slot. Number 1 is Utkarsh, and number 2 is Ashish Gupta. Ashish, you are second this time. It's a surprise, right? हैट्रिक मिस हो गया सर. हैट्रिक मिस हो गया यार, और बस 2 नंबर से मिस हुआ है यार. नो बॉल है सर, नो बॉल था ये. तो अब 86 के ऊपर 3 लोग हैं. There are 3 people who have scored 86 marks, और उसमें से 2 are females. So any guesses? रेखा केडिया, Okay, सोनल मेहता, okay. 2 ही तो बोले थे फीमेल. अच्छा, मतलब you are so precise के 2 में से 2 ही ठीक होंगे तेरे, है ना? और कोई गेस करना चाहता है? अनुपमा का भी नाम ले सकते हैं. Okay. Anupama has done really well actually throughout. I must say, there are people who have, been very consistent in terms of scoring. Like Pushmita ji is there. She is very consistent. Anupama is there, who is very consistent. Adil is very consistent, but they are not the toppers. So, gentleman का कोई नाम नहीं लेना चाह रहा. हाँ? Pardon? Arpita was very consistent, that's right. But she is not the one who has scored the top position today. पर सब लोग लड़कियों का नाम क्यों गेस कर रहे हैं? मैंने एक बोला तो है, एक जेंटलमैन भी है. तो मनीष जोशी. अच्छा, हाँ, मनीष जोशी is also doing very well, but he is not the topper. अरे, Sunil Gupta ji does very well, but he is not the topper. तो इस बार तो न्यू सेट ऑफ टॉपर्स आए हैं भैया. हाँ, निधि गाबा is also doing consistently well, but she is not the topper. अरे यार, नए आए हैं तभी तो इतना सस्पेंस बना रहा हूँ, भाव क्यों खा रहा हूँ इतना. तो एक तो है मिस्टर पवन कुमार लोहिया. ओह माय. सॉरी, एक जस्ट अ सेकंड, पवन लिखा है यार, आई एम सॉरी. पवन गुप्ता है, पवन लोहिया. सॉरी. एक मिनट यार, एक मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एक मिनट, मैं चेक करके बता. ये पवन गुप्ता ही होगा. नहीं, लोहिया जी भी बहुत भयंकर काम किए हैं. पवन गुप्ता ही है. पवन लोहिया जी ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, वरना वो भी इतना ही लाते हैं, पक्की बात है. पवन गुप्ता, सॉरी, इट इज पवन गुप्ता. ये अब किन 2 फीमेल्स के बीच में है भाई? तो यू आर शेयरिंग द डायस विद 2 queens, and आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट दे आर old timers of Resurgent India. अब तो मुश्किल नहीं होना चाहिए. Rajinder Kaur, yes. Rajinder. And I must say one thing, Rajinder actually missed the class. आपको लगता है he requires the class? नहीं. बात तो ठीक है, राजेंद्र की क्लास मिस हो गई थी और उसने मुझे मैसेज करके बोला कि मेरी क्लास मिस हो गई है सर, क्या रिकॉर्डिंग अवेलेबल है क्या? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाउ सीरियस शी वाज अबाउट दीज थिंग्स. आपको ये भी देखना होगा कि joining back after a long period, I guess 6 to 8 months, and the dedication she is showing is really appreciable. Rajendra, you are here? Yes, thank you sir. चलो, आज तो तुमने मिस नहीं करी क्लास, right? Yes sir. Good, Rajendra. Thank you. It is the attitude, not the marks, right? That is भैया very important. भैया गुरु से भी पता बहुत फर्क पड़ता है. राजेंद्र का गुरु कौन है आपको पता है? कौन है? मनीष केडिया जी. अरे सही बात, ठीक. और जगत गुरु तो तू तो अवेलेबल है ही सबके लिए. अरे भैया मैं. और लास्ट विनर जो हम अनाउंस कर रहे हैं वो तो बताया नहीं.
तो रेखा जी या सोनल जी मेरे को Rekha लगा। Kedia, that's right. Rekha ma'am. And she is consistently performing well. I'm really sorry I missed her name. Rekha ji is also consistently performing in all the exams. Congratulations to all the winners and all the best for today's class and the today's exam that will be on Saturday. For next week's class, we'll announce that today itself. So let's wait for that. तो अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ले लिया बहुत. Manish and Abhishek are going to take the class that how NBFC's proposals are being assessed by banks, what they see in that, and what are the things that are important. So Manish, you can start now. Thank you, sir. Good morning, all. So we'll start with we'll discuss today assessment of NBFC proposals in the banks for the credit facilities. So before we start, we just discuss the objective and things which need to be considered while fundraising by NBFC. So we are aware that in NBFC, the funding needs are never ending, and because funds are kind of raw material for the NBFC. So they raise funds and lend to borrowers. So while raising funds in NBFC, two major things NBFC considered, which is basically evaluation of asset and liability mismatch, and the objective of fundraising is, while the NBFC are raising funds, they keep in mind the objective of minimizing the mismatch in asset and liability. So we'll categorize NBFCs in three category for our objective, fundraising objective. Basically, RBI has categorized NBFC in different kind of category, like NBFC for asset finance company or the infrastructure finance company. But for our understanding, we'll just have three kind of category. First one is NBFC, which are engaged in providing gold loan, MSME, vehicle loan, personal and other business loans. So NBFC can be of two types: systematically important and non-systematically important. Systematically important वो होती है जो का capital base 500 crore से ऊपर होता है, more than 500 crore. Second category is HFC, housing finance companies, जो home loan देती है, and third is microfinance institutions, MFIs, जो up to 2 lakh का लिमिट है RBI के अकॉर्डिंग, up to 2 lakh तक का लोन देती है, लेकिन ये 5,000, 10,000, 15,000 इस टाइप के लोन होते हैं. Next, before we discuss about the bank products for the NBFC, we just focus on the key terminology which are specifically used for the NBFC. So इसमें Tier 1 capital होती है, which is also known as core capital. So core capital includes share capital and certain reserves, the share premium and compulsory convertible. So this is the Tier 1 capital. Second part is Tier 2 capital, which is also supplementary capital. It consists of certain reserves. Hybrid instrument can also be classified under this, or subordinated term debt. Third one is risk weighted asset. ये कैलकुलेशन हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. तो ये जो तीनों आइटम्स हैं ऊपर वाले, these are used to calculate the CAR, capital adequacy ratio, for the NBFC, which is also known as CRAR, capital to risk weighted asset ratio. Basically ये CAR रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये RBI ने भी डिफाइन करता है कि कितना मिनिमम होना चाहिए. तो CAR का फॉर्मूला लिखा है यहाँ, Tier 1 capital plus Tier 2 divided by risk weighted asset. Tier 1 and Tier 2 I have already explained कि Tier 1 में आपका शेयर कैपिटल एंड जो शेयर प्रीमियम आते हैं, और Tier 2 में आपके हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं. रिस्क वेटेड असेट निकालने के लिए क्या होता है कि असेट साइड में, NBFC के असेट साइड में हर एक असेट होता है, ठीक है. तो उस
वैल्यू को, असेट की वैल्यू को उस रिस्क वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिस्क वेटेड असेट आता है इस टाइप से। मनीष मनीष हाँ। मनीष, ये जो आप जो रेशियोज बता रहे हो, जी जो रेशियोज एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल होता है, तो कैन यू पुट सम हाईलाइट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दोज रेशियोज? नहीं, अभी हम रेशियो नहीं बता रहे हैं, अभी तो हम केवल जैसे आपने सीआरआर बोला ना अभी, नहीं, अभी तो बाद में कवर होगा, अभी तो केवल टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं कि ओके, ठीक है वो टर्मिनो, हाँ ठीक है, ठीक क्या इंपॉर्टेंट है वो बाद में बताते हैं। हाँ। इस स्लाइड में आएगा अभी। तो जो रिस्क वेटेड असेट होता है, इसका कैलकुलेशन ऐसे बहुत ही सिंपल है। ये असेट साइड है, असेट साइड में ये बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट में होती है, रिस्क वेट है फॉर ईच काइंड ऑफ असेट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्टेड वैल्यू आएगी। और जो ये 207.75 नंबर आ रहा है, ये रिस्क वेटेड असेट है जो कि यहाँ इस कैलकुलेशन में यूज होता है, रिस्क वेटेड असेट में। ओके, बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो अभी जो यूज निकालते हैं उसका ये होता है कि आपका जो रिस्की असेट है वो कितना है, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू योर कैपिटल, ठीक है। 15% का मतलब ये है कि आपका जो कोर कैपिटल है, जो प्रमोटर्स का फंड है, वो 15% है आपके टोटल रिस्की असेट्स का, ठीक है। अब CRAR में कई बैंक्स 1 और 2 भी बात करते हैं रेशियो के लिए, तो CRAR 1 निकालने के लिए आप केवल Tier 1 कैपिटल लेंगे और 2 के लिए Tier 2 लेंगे, ठीक है। नॉर्मल CAR में कंबाइंड दोनों Tier 1 Tier 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट। NPA मनीष जी, एक सॉरी, इसमें आपने जो रिस्क वेटेज इसमें डाला है, तो ये मतलब कोई स्टैंडर्ड होता है या फिर हम लोग किस बेसिस पे इसको चूज करते हैं? जनरली RBI डिफाइंड कर रखा है कि हर असेट्स के लिए क्या क्या है। एक अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ मैंने 50% ऐसे ही लिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे किसी NBFC ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में कर रखा है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर रखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रिस्क वेट 0 है, फिर अलग अलग शेयर म्यूचुअल फंड पे अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सभी को पता है कि अगर लोन में EMI ड्यू हो जाती है 90 डेज से ऊपर, तो ग्रॉस NPA, नेट NPA, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब बात करते हैं हम। तो NPA आपको पता है, ग्रॉस NPA और नेट NPA में डिफरेंस बस इतना ही है कि ग्रॉस NPA इंक्लूड्स प्रोविजनिंग ऑल्सो, नेट NPA में प्रोविजनिंग हटा के हम बात करते हैं। पूल बायआउट, सिक्योरिटाइजेशन, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, ये अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि NBFC के पास जो पूल होता है, वो लोन का पूल दे सेल टू बैंक, NBFCs, और उसके अगेंस्ट फंड रेज करते हैं। असेट अंडर मैनेजमेंट, AUM जो लोन बुक होती है उसका टोटल होता है, लोन्स एंड एडवांसेस जो NBFC लैंड करती है, उसमें दोनों कंबाइंड होते हैं। बुक पोर्टफोलियो और असाइनमेंट जो भी करता है NBFC, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इंटरेस्ट इनकम हो रही है NBFC को, डिवाइडेड बाय एवरेज जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं। रिटर्न ऑन असेट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, एवरेज ऑफ टोटल असेट्स, वेरी सिंपल। asset liability management, in first slide we discussed that main objective of while raising funds is to manage the asset and liability mismatch। तो इसमें क्या होता है, asset liability mismatch बेसिकली आपके assets होते हैं, उसका आप buckets बनाते हैं days के हिसाब से कि जो भी आपने लोन दिया है वो कब कब रीपे होके मेरे पास आएगा, या जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बॉन्ड्स में किया है 1 साल का 2 साल का, तो वो पैसा मेरे पास वापस कब आने वाला है। तो असेट साइड में आप देखते हैं कि आपका जो फंड इनफ्लो है वो कब कब होगा, और लायबिलिटी साइड में आप देखते हैं कि आपको जो फंड आउटफ्लो करना है, जैसे आपने लोन लिया है उसका रीपेमेंट करना है, तो वो कब कब होगा। तो हम बकेट बनाते हैं कि 15 दिन के अंदर मेरे पास पैसा आने वाला है और इतना जाने वाला है। ऐसे 1 महीना, 3 महीना, 6 मंथ, इस टाइप से अलग अलग बकेट्स बनाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि कहीं मिसमैच तो नहीं है कि 1 महीने में असेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो इट्स ओके। असेट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, जो इनफ्लो आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू माई
रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा नहीं हो। एक इसमें रेशियो तो आई डोंट नो कि कितना होना चाहिए, लेकिन थोड़ा एसेट ज़्यादा हो, लायबिलिटी उससे मीट हो जाए, तो ये बेसिकली नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं बेसिकली एनबीएफसी के लिए, आई कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। वन इज फंड रेजिंग फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज एंड सेकेंड इज अदर सोर्सेज। बैंक्स और एनबीएफसी से मेजरली टर्म लोन के फॉर्म में फंड रेज करती है, एंड देन सिक्योराइजेशन ऑफ लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन भी एनबीएफसी और बैंक देती है, which is added in tier 2 capital. Other sources are commercial papers, which is issued in the market, जो rated generally जो instrument है उसमें commercial paper आता है, वो 3 to 12 months का fund you can raise through commercial paper. Second is bonds, NCD के form में you can raise long term funds to this, and FDI 100% FDI allowed ऑटोमेटिक रूप में एनबीएफसी। मनीष जी, इसमें आपका डायरेक्ट असाइनमेंट का भी होता है ना? वो 2 में आ गया। वो 2 में सिक्योरिटाइजेशन और डायरेक्ट असाइनमेंट में कुछ हाँ डिफरेंस है सर। वो जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट डाला है, अपन स्पेसिफिक बात करेंगे उन सब पे, आगे डिटेल में बात होगी। वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज टर्म लोन फ्रॉम बैंक। जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ की क्राइटेरिया रेशियोज बैंक कंसिडर करता है। एनबीएफसी और एचएफसी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। मैंने जस्ट लिस्ट आउट किए हैं कुछ मेजर क्राइटेरियाज। तो बैंक के पास आप फंडिंग के लिए जाते तो एक्सटर्नल रेटिंग देखता है जनरली, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अभी जैसे आप देखेंगे तो ए रेटेड एंड अबव को बैंक प्रेफर करता है कि उसी को टर्म लोन। In year of active presence, 3 years is required in NBFC and 5 years is required in HFC. ये कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बहुत ही जनरल बात कर रहे हैं। ये बैंक टू बैंक काफ़ी वेरी हो सकते हैं। तो जो जनरल क्राइटेरिया है 3 years जनरली अक्रॉस ऑल द बैंक्स कंसिडर करते हैं। कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट होना चाहिए 3 years का इन NBFC, 2 years इन HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। CAR जो हमने ऊपर बात किया वो 15% कंसिडर करते हैं एनबीएफसी के लिए, 12% एचएफसी के लिए होना ही चाहिए। नेट एनपीए 3% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एचएफसी के लिए 1%। और कैपिटल मार्केट अगर रियल एस्टेट एक्सपोजर है तो उसमें भी कई बैंक्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि 10% से ज़्यादा है तो थोड़ा रिस्की कंसिडर होता है, तो उसमें वो एनबीएफसी में ही एक्सपोजर नहीं लेते हैं कई बैंक्स। तो बैंक टू बैंक काफ़ी वेरी करता है कि उनका क्या इंटरनल क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन ऑफ एनबीएफसी। तो जो टर्म शीट की जो टर्म्स है मेजर, जो जनरल टर्म्स है वो मैंने इंक्लूड नहीं की हैं। बेसिकली जो भी फंड रेज होता है वो ऑनवर्ड लैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं एनबीएफसी, और जो जनरल टेन्योर होता है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो लोन होते हैं काफ़ी स्मॉल अमाउंट के होते हैं, तो उनका जनरली जो टेन्योर होता है अप टू 2 years होता है, तो उसमें 2 to 3 years टेन्योर का लोन इज सफिशिएंट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 15 से 20 साल का लोन देती है, तो दे रिक्वायर हाई टेन्योर इन द टर्म लोन। बैंक जनरली 5 to 10 years का टेन्योर देता है। उसमें क्या होता है कि अगर एवरेज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का ओवरऑल पोर्टफोलियो का टेन्योर निकालते हैं तो वो करीब 8 to 10 years के बीच में आता है। तो दिस ईयर अगर 8-9 साल का लोन मिलता है एचएफसी को, तो दैट इज ओके टू मैनेज देयर। देन एनबीएफसी जो हमने बात किया गोल्ड लोन या मनीष जी सॉरी, एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन है। आप जैसे बोल रहे हैं कि 5 to 10 years का जो लोन दिया है, तो अब वो दैट इज बुलेट पेमेंट, because when we are saying कि average maturity of the portfolio of an HFC is 5 to 10 years, तो क्या ये बुलेट पेमेंट है या इनका भी amortized पेमेंट है? बुलेट पेमेंट नहीं होता सर, उसमें नीचे लिखा है आप देखेंगे तो 3 से 6 महीने का आपको मोरेटोरियम पीरियड देते हैं, ठीक है, तब तक कि आपका फंड डिसबर्स हो जाता है। उसके बाद आपको जो भी ये प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है, नॉर्मल रीपेमेंट शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से। तो
सर उस केस में तो फिर इसका जो एवरेज मैच्योरिटी रहेगा इस लोन का जो हमसे बैंक से मिला वो कम रहेगा एज कंपेयर टू जो लोन हमने दिया है टू द होम बायर्स, तो देयर विल बी एन एसेट लायबिलिटी मिसमैच। हाँ सर, उसमें हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि एचएफसी का प्रेफरेंस यही होता है कि 8 से 9 साल का लोन दे, लेकिन बैंक देता नहीं है उसको, और भी दूसरे सोर्स मैनेज करता है NBFC। सर जनरली क्या रहता है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो पोर्टफोलियो होता है, जो 20-25 साल का लोन लेते हैं ना, वो अगर आप एवरेज देखोगे तो 8 से 10 साल में कोई भी आदमी को रीपे कर देता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड करता नहीं है वो लोन। तो इसलिए 8 से मतलब 5 से 10 साल का लोन एचएफसी के लिए गुड इनफ है। अभिषेक, मनीष जी, इसमें एक चीज कि अपना जो ग्रुप कंपनीज को डिस्कस करने का एक्सपोजर का नाम होता है वो भी हम लोग कवर करेंगे। ग्रुप कंपनी मतलब एनबीएफसी का कोई ग्रुप कंपनी है, उसको वो कितने % तक लोन डिस्कस कर सकते हैं ऑफ इट्स टोटल पोर्टफोलियो, वो भी हम लोग कवर करेंगे। बैंक का गाइडलाइन आप बात कर रहे हैं ना कि टोटल एनबीएफसी बैंक का भी होता है 25% का जैसे होता है उसमें। नहीं, वो डिस्कस नहीं करेंगे सर। आरबीआई की गाइडलाइन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, जो भी नॉर्म्स हैं वो 15% या 20% का बढ़ा है। नहीं, मतलब असेसमेंट में जनरली हम लोग जब ग्रुप कंपनीज को जो लोन दे रखे होते हैं तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं फॉर सर्टेन पर्पस, तो इसलिए मैं पूछा था। सर बैंक आपको डिफाइन कर देती है कि आप है ना उनका जो लोन है वो ग्रुप कंपनी में नहीं बांट सकते, बस और कुछ नहीं कर सकती बैंक। उसमें जो पर्पस ऑफ लोन है उसमें बैंक डिफाइन कर सकता है, ठीक है। जो लोन दे रखा है उसका तो कुछ कर नहीं सकते, उससे हमें मतलब भी नहीं है ना। नहीं, लेकिन हम लोग जब असेसमेंट करते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल किसी का AUM 100 रुपीज का है और उसने 20 रुपए अपनी किसी ग्रुप कंपनी को दे रखा था, तो हम लोग जब असेसमेंट करेंगे तो उसमें से हम लोग 20 रुपीज माइनस करके उसका असेसमेंट करेंगे। सर मेरा समझना ये था। नहीं, असेसमेंट ऐसा नहीं होता ना। उसमें तो क्या होता है कि सर ओवरऑल बुक देखते हैं आपकी कि कितने अमाउंट की बुक है, ठीक है, कितना कितना हमने फंड रेज कर रखा है बैंक से, तो उसी इन लाइन विद ऐसा कुछ अमाउंट का असेसमेंट नहीं है सर कि जैसे 200 करोड़ का AUM है किसी को तो उसका 10 से 15 करोड़ या 25 करोड़ तक लोन दे देता है बैंक। किसी का 1000 करोड़ का है तो 50 से 100 करोड़ दे देता है, जो भी कंफर्ट आता है। ऐसा कोई असेसमेंट ऑफ लोन का फॉर्मूला नहीं है कि कोई कंपनी है तो मैं इसको 10 ही देना है या 50 देना है। उसको पूरे साल का रिक्वायरमेंट एनबीएफसी अपना प्रोजेक्शन बनाता है, ठीक है, कि लास्ट ईयर का बुक इतना था, मुझे इस साल में बुक इतना बढ़ाना है, तो उसके हिसाब से वो फंड रेजिंग के प्लान होते हैं, ठीक है। तो इट मींस कि अगर मान लो किसी कंपनी ने 20 रुपए अपनी कंपनी को ग्रुप कंपनी को डिस्पर्स कर रखा है, तो जब हम उसका टोटल मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, टोटल पोर्टफोलियो और टोटल लैंडिंग, तो हम लोग एक तरीके से उसको भी कंसीडर कर लेंगे जो उसने अपनी ग्रुप कंपनीज में दे रखा है। अब वो बैंक पे डिपेंड करता है कि उसको जो हाइपोथिकेशन हम देने वाले हैं लोन रिसीवेबल का, तो ग्रुप कंपनी का अकाउंट इंक्लूड करवाना है नहीं करवाना है, उसको हटवा के उस पर चार्ज रखेगा, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। तो चार्ज जो भी क्रिएट होगा उसमें दे कैन एक्सक्लूड अगर वो चाहते हैं। ठीक है सर। तो जो सिक्योरिटी होती है टर्म लोन में, प्राइमरी सिक्योरिटी हाइपोथिकेशन ऑन द लोन रिसीवेबल्स होता है। जनरली बैंक डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनबीएफसी जो गोल्ड लोन में या एमएसएमई में जितने रिस्की पोर्टफोलियो में होगी उतने ही ज्यादा कवर मांगता है। तो दिस कवर वेरीज फ्रॉम 1x to 1.5x। मतलब अगर 100 रुपए का लोन दिया है तो उस पर 1.5x मतलब 150 का हाइपोथिकेशन रहेगा लोन रिसीवेबल पे, और जनरली एवरेज 1.1x होता है नॉर्मल बात करें। कोलेटरल सिक्योरिटी जो स्मॉल एनबीएफसी होती है उसमें रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एफडी या अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हैं। बड़ी एनबीएफसी में जनरली कोलेटरल इज नॉट रिक्वायर्ड। मनीष, कितने % होती है जनरली कोलेटरल? सर ये 5 से 10%, कोई 5% का एफडी मांगता है, 10% का मांगता है, और डिपेंडिंग की कितना एयूएम है उसका, बहुत छोटी होती है। जैसे कई कम जो स्टार्ट किए हैं, जैसे आप समझिए 20-25 करोड़ का एयूएम किसी का है, बहुत छोटी एनबीएफसी स्टार्टअप, तो उसको अगर लोन रेज करना तो उसको तो 100% पे भी मांग सकता है, क्योंकि उसको 5-10 करोड़ के लोन लेना होता है। तो ये वेरी करता है कि कितने साल पुरानी है, क्या एयूएम साइज है, उस सब पे वेरी करता है। ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर बहुत ही छोटी है तो 50-100% भी मांग सकता है, और 100-150 का कवर है, 100-150 का एयूएम बना लिया
तो 5 से 10% का FD भी इज फाइन। जो पूल परचेज सेकंड अपना टर्म लोन भी है कवर्ड, इसमें कुछ क्वेश्चंस हो और तो बताइए। सो विल मूव ऑन। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इसमें फिर एवेल्यूएट करते हैं, मतलब हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ को कैसे इसको हम लोग मतलब इस कवर कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जैसे काइंड ऑफ NBFC का जो पोर्टफोलियो है उस पर डिफाइन होता है, और हम जैसे MFI की बात करेंगे तो वो लोन देती है आपका 20-22%, 25% तक, ठीक है। तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 13% के बीच में होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन रेटिंग भी होता है काफ़ी। एक्सटर्नल रेटिंग अच्छी है तो वो तो एक फैक्टर है ही डिसाइड करने का, लेकिन इन जनरल MFI का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई साइड में रहता है, क्योंकि उनके अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जो माइक्रो लोन्स होते हैं। तो जो पोर्टफोलियो की रिस्क कितनी है उसके बेसिस पे होता है। MFI का 12 से 14% मान लीजिए, HFC का जो है 8 to 10% के बीच में, NBFC नॉर्मल 9 to 11%। तो उसका सर जो पोर्टफोलियो होता है उसके बाइफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या, कि मतलब उसने अगर पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा दे रखा है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा मैट्रिक्स रहता है? हाँ बिल्कुल, उसमें क्या आपको जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज भी देना पड़ता है, आपका पोर्टफोलियो का देना पड़ता है डिटेल की। आपने जैसे आपके 4-5 पोर्टफोलियो में जैसे व्हीकल भी करते हैं, SME लोन भी करते हैं, पर्सनल लोन भी देते हैं, तो अभी जो भी रिस्क कैटेगरी में आपने ज्यादा दे रखा है तो वो इफेक्ट करेगा उस चीज को। जैसे आपने SME में सिक्योर्ड लोन दे रखे हैं तो दैट इज फाइन। पर्सनल बिजनेस लोन दे रखे हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर वो पोर्टफोलियो ज्यादा है तो उस पर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहेगा उस NBFC पे। पूल परचेज ट्रांजेक्शंस, इसमें कुछ मेजर टर्म्स है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो काफ़ी कॉमन टर्म है, सभी को पता है वैसे। तो जो पूल में जो भी लोन के पोर्टफोलियो हैं, ठीक है, लोन का अमाउंट कितना है और उसके अगेंस्ट कितनी सिक्योरिटी ले रखी है NBFC में, वो रेशियो है। तो ये जितना कम हो उतना बेटर है, क्योंकि सिक्योरिटी कवरेज उस लोन के अगेंस्ट ज़्यादा रहेगा। मिनिमम रिटेंशन रेशियो, जब पूल सेल करता है कोई NBFC तो बैंक चाहता है कि उसका कुछ पोर्शन में पार्टिसिपेट करे NBFC ऑल्सो, ठीक है। तो जनरली HFC में जब बात करते हैं तो 90-10 का रेशियो है। 90% पूल में जो भी असाइनमेंट होगा वो बैंक को हो जाएगा और 10% NBFC के पास रहेगा। और MSME या दूसरी NBFC में 80-20 का रखते हैं। ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, जैसे डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टाइप और आप कैसे बैंक से नेगोशिएट करते हैं, लेकिन इन जनरल ये होता है। ये रेशियो रखने का क्या रीजन है, कोई बता सकता है? इससे क्या फायदा होता है बैंक को, अगर किसी को पता है तो? सर उसका इंटरेस्ट बना रहता है उसमें ना, एक तरीके से जो भी आपका मेन बॉरोवर है तो उसका भी इंटरेस्ट उसमें रहता है कि उसको भी सारा पेमेंट उसी को कलेक्ट करना होता है जो भी आगे फर्दर लैंडिंग किया होता है। ये वो तो 100% भी अगर असाइन कर देगा तो कलेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी का रहता है, क्योंकि कलेक्शन का तो उसको फीस मिलता है ना अलग से। और कोई? मनीष जी, मेरे हिसाब से बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये है कि उसके कैश फ्लो बने रहते हैं। उसको पता है कि ये मेरे कैश फ्लो, थोड़े से एडिशनल कैश फ्लो अवेलेबल है टू द NBFC who has actually assigned। नहीं सर, इसमें जनरली NBFC तो ये चाहता है कि मेरा जो 10% है ना 90-10 में, वो कम से कम हो जाए, क्योंकि उसको तो पूल सेल करना ना, उसको तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं था। उसको तो अगर आप बोल रहे हैं कि थोड़ा रखना चाहता तो वो तो बोलेगा मैं 100% पूल नहीं देता हूँ, 90% का वैल्यू दे देता हूँ ना बैंक को। नहीं, लेकिन जो पूल परचेज करता है वो हमेशा रखता है कि वो ज्यादा रखे उस पे, कि उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहे उसमें उस चीज के लिए। वैसा वो रीजन तो नहीं है। इसका रीजन बेसिकली क्रेडिट एनहांसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें मेन क्या होता है, जब आपने पूल है 100 रुपए का
₹90 बैंक के पास, ₹10 आपके पास है, जो तो पहले जो भी लॉस होगा ना, फर्स्ट लॉस अप टू 10% वो जाएगा एनबीएफसी को, बैंक बियर नहीं करता वो, ठीक है। तो आपका क्या 10% तक का लॉस कवर हो गया। तो ये रीजन है ऐसे पार्टिसिपेट करवाने का, ताकि 10% तक का प्रिंसिपल में अगर कुछ भी एनपीए आता है तो एनबीएफसी विल बियर दैट लॉस। तो बेसिकली ने अपने लोग पूल में क्रेडिट एनहांसमेंट डाल दिया इनडायरेक्टली, ठीक है। मनीष जी, डू यू वांट टू, मतलब फ्रॉम दिस आई व्हाट आई कुड गैदर दैट कि आपका, मान लीजिए मैंने 100% किसी को असाइन कर दिया लोन, और उसमें जो भी लॉस है वो लेंडर को बियर करना पड़ेगा, एनबीएफसी को नहीं। मैं कुछ और मैं चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने जो सिक्योरिटी दी है, बेसिकली असाइनमेंट क्या है, सिक्योरिटी पूल एसेट्स की सिक्योरिटी में देके मैंने लोन ड्रॉ करा है। एम आई राइट इन सेइंग सो? करेक्ट। तो जब मैंने पूल एसेट्स की सिक्योरिटी दी है, और मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक ही मेरे पास लोन है, पर एक कंपनी का लोन है, वो मैंने पूरा असाइन कर दिया, उसके अगेंस्ट मैंने नया लोन ड्रॉ कर लिया, और वो कंपनी यदि डिफॉल्ट कर जाती है तो वो लेंडर का मतलब बैंक का लॉस माना जाएगा या एनबीएफसी का लॉस है? सर एक ही एनबीएफसी की बात करेंगे। अगर ₹10 तक का ईएमआई उस प्रिंसिपल में डिफॉल्ट है, ₹10 तक, ठीक है, ₹100 तो ₹10 तक का फर्स्ट बियर करेगा एनबीएफसी, ठीक है। और उसके बाद अगर और ज्यादा लॉस होता है 10% से ज्यादा, तो फिर बैंक पे बात आएगी। ओके फाइन, मतलब 10% तो बैंक सेफ है ना। So it is basically what we understand. It is a basic similar to factoring transaction where actually the buyer is the pool has been bought by the lender. फैक्टरिंग में मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि उसमें मार्जिन वो रखता है ना 15%। इसके अंदर जो है मनीष, इसके अंदर ये है ना कि अगर ₹100 आने वाले हैं तो उसका अगर टोटल रिसीवेबल का वैल्यू ₹100 है तो बैंक 90 ही देगा, तो 10 तो ऐसे भी वो कम ही दे रहा है उससे, उसमें, है ना। मेरा आउटस्टैंडिंग लोन है ना, किसी पोर्टफोलियो पूल का आप आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट निकाल लेते हैं, ₹100 है, ठीक है, वो मैंने असाइन कर दिया बैंक को, उससे जो भी रीपेमेंट्स आने हैं उससे मेरा ईएमआई पे होगा मेरा बैंक का, ठीक है। तो उसमें से 10% मेरा पोर्शन है। तो जब तक लोन सारे रेगुलर है तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट आ रहा है अप टू 10% इज एनबीएफसी का और 90% जाएगा बैंक को, ठीक है। और एफडी मार्जिन भी तो लेते हैं ये लोग अलग से, 10% वगैरह 15% अलग से, वो भी अलग से सेफगार्ड है उनके लिए। एफडी मार्जिन, हाँ, जो 10% मार्जिन ले लेते हैं अलग से, कभी कभी एफडी मार्जिन भी मांगते हैं ना। कभी कभी जो लेते हैं ना वो भी एक तरह से क्रेडिट एनहांसमेंट कर रहे हैं वो, कि उसमें फिर रेशियो बढ़ गया आपका, 10% यहाँ ले लिया आपने, 10% वहां ले लिया, मतलब 20% तक का लॉस अगर पूल में आया तो बैंक को कोई रिस्क नहीं है। तो इसमें क्रेडिट एनहांसमेंट के तरीके हैं कि आप पार्टिसिपेट करवा लो एनबीएफसी को अपने पूल में, या अलग से पॉलिसी ले लो, या अलग से एफडी ले लो। मनीष, ये क्लैरिटी और लेंडर के प्रोस्पेक्ट से ये ऑफ बैलेंस शीट लैंडिंग होता है क्या? इसमें जो मुझे याद है, अभी इंडिया में क्या चेंजेस हुए हैं वो नहीं पता, लेकिन जनरली जैसे आपने असाइन कर रखा है तो 80% पूल जो है आपने जिसको सेल किया उसकी बुक में चला जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो भी 10-20% है वो आपकी बुक में आएगा। बट एयूएम तो कम नहीं होता इसके अंदर। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे हम लोग जंबो का भी एयूएम कम हो जाता है। अभिषेक, एयूएम जो हम लोग जंबो का कर रहे थे तो उसमें उसका 100% शो नहीं कर रहा था ना? नहीं, तो उसमें आपके पास जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना, आपका एयूएम इज सम ऑफ ओन पोर्टफोलियो प्लस असाइन पोर्टफोलियो। एयूएम इज सम ऑफ असाइन्ड एंड ओन पोर्टफोलियो। तो असाइन पोर्टफोलियो आपका बढ़ गया, ओन पोर्टफोलियो कम हो गया, इसलिए एयूएम में तो कोई डिफरेंस आया नहीं आपके, लेकिन ओन पोर्टफोलियो कम हो गया, असाइन पोर्टफोलियो बढ़ गया आपका। मतलब कैटेगरी चेंज हो जाएगा बेसिकली, कैटेगरी चेंज हो जाता है ना, लेकिन वो आपकी बैलेंस शीट से चला जाता है। आपके एसेट्स कम हो गए और उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल जाता है, तो इधर आप उससे लायबिलिटी कम कर लो अपनी, नहीं तो आप अपने एसेट वापस से क्रिएट कर लो ना। राइट। मनीष, यस सर, इसका आप एक कोई हाइपोथेटिकली कैलकुलेशन करके बता सकते हो क्या? सर ये जो है ना, मैं यहाँ ज्यादा कवर कर लिया, ये आगे और है अपना डिटेल में, जब हम सिक्योरिटाइजेशन और डायरेक्ट असाइनमेंट की बात करेंगे तो वहाँ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है और
थोड़ा फ्लो चार्ट बना के बताया हुआ है, तो एक बार आगे डिटेल में बात करते हैं, उसके बाद कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो फिर इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट कंसंट्रेशन। बेसिकली जो पूल परचेज कर रहा है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, वो होगा तो रिस्क कम रहती है। डाइवर्सिफाई इन टर्म्स ऑफ कहाँ कहाँ आपने लोन दे रखा है स्टेट वाइज, जितने ज़्यादा स्टेट में का एक्सपोजर है उतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सीजनिंग या होल्डिंग पीरियड होता है कि आपने पूल बनाया है, उसमें जनरली जो है बैंक बोलता है कि अप टू 6 मंथ का EMI का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही आप पूल में वो लोन अकाउंट को इंक्लूड कीजिए। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं वो। बैलेंस टेन्योर ऑफ द पूल, तो भी कई सारे पूल में तो कई सारे लोन अकाउंट ऐड करते हैं हम, तो कुछ नए होंगे, कुछ काफ़ी पुराने हो सकते हैं, तो उसका एवरेज टेन्योर निकलता है, बैलेंस टेन्योर ऑफ द पूल बोलते हैं उसको। और एक होता है पूल रेटिंग, जब या लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट बनती है, बैंक जब सैंक्शन करता है तो उसमें पहले ही सैंक्शन में कंडीशन डाल देता है कि आपका जो भी लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट आप बनवाएंगे, रेटिंग एजेंसीज बनाती है ये रिपोर्ट, तो उसमें जो भी लॉस एस्टिमेशन परसेंटेज है वो 2 या 3% डिपेंडिंग ऑन जो भी टाइप ऑफ NBFC या बैंक टू बैंक वेरी करता है कि उनका क्या क्राइटेरिया रखना चाह रहे हैं, तो 2 to 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एस्टिमेटेड लॉस ऑन द पोर्टफोलियो। मनीष जी, इसमें एक फर्दर क्वेश्चन है कि अगर मान लो किसी कंपनी का ज्यादा है, जो भी हमारा मतलब एक तरीके से नॉर्म है, उससे ज्यादा आपका लॉस है या NPA है, तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? मतलब एडिशनल इक्विटी डाल के कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं सर? नहीं सर, हम पूल की बात करें, कंपनी लेवल पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोई पूल सेलेक्ट करके दिया, उसमें लॉस ज्यादा आ रहा है, तो पूल में कुछ अकाउंट जो आपके रिस्की है उसको हटा दो, नए अकाउंट डाल दो उसमें। ओके। और कंपनी लेवल पे बात करते हैं सर कि ग्रॉस NPA और नेट NPA में अगर मान लो जो भी नॉर्म्स हैं उससे ज्यादा का NPA है, मान लो 10% का NPA आ गया किसी का, तो अब उसको मतलब फर्दर एनहांसमेंट लेना है, तो उसके पास क्या रिकोर्स है? मतलब वो कैसे अपनी बैलेंस शीट को ठीक करेगा सर? उसमें ARC को सेल कर दो जो NPA अकाउंट्स हैं आपके। ओके, तो एडिशनल फंड डाल के या कुछ करके वो NPA से मतलब वो नॉर्म परसेंटेज ये तो जो है वो तो रहेंगी जब तक वो बुक से आप बाहर नहीं निकाल लेते, ठीक है। राइट। आप सेल कर दो, एक ही तरीका मेरे हिसाब से। ओके। सिक्योरिटाइजेशन पूल परचेज, ये कॉमनली बात करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन थोड़ा अलग होता है। पूल परचेज ही करता है बैंक, तो उसमें जनरली जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी, LTV, लोन टू वैल्यू रेशियो, सीजनिंग और सारा वही क्राइटेरिया देखता है। उसमें मेजर लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट एक बनती है, उसमें वो रिपोर्ट में क्या कवर करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की लोन का पोर्टफोलियो लेता है, ये NBFC प्रोवाइड करती है, उसमें सारे लोन का एनालिसिस होता है डिपेंडिंग कि क्या असेट टाइप है। असेट टाइप मतलब लोन टाइप क्या, मतलब SME को लोन दिया है, लैब का है, व्हीकल लोन है, किस टाइप का लोन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पूल का, मतलब कहाँ कहाँ ब्रांचेज है वहाँ से लोन दिया है, किस एरिया में लोन ज़्यादा है कम है, स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोरोवर प्रोफाइल क्या है, सैलरीड पीपल को दे रखा है, बिजनेसमैन को दे रखा है, या और कोई कैटेगरी है, रिस्क की कैटेगरी तो नहीं है कोई, और वेटेड एवरेज रेट ऑफ ROI निकालते हैं कि पूल में कितना, अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट पे दिया होता है, तो एवरेज टेन्योर, ROI और लोन अमाउंट उसमें निकालते हैं। तो उसके बेसिस पे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हैं कि अगर इतना डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी, और बोरोवर का क्या प्रोफाइल है, असेट का टाइप है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके एक उनका स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट वो रन करते हैं कुछ टूल की बेसिस पे, लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट बनती है रेटिंग एजेंसी की। तो ये बेसिकली जब अप्रेजल करता है बैंक तब कंडीशन डाल देता है, उस टाइम बैंक मेरे हिसाब से तो ये सारे लोन अकाउंट्स उस टाइम देखता नहीं है, जब लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट आती है तो उसमें फिर ड्यू डिलिजेंस होता है, बट ये कंडीशन पहले डाल देता है कि बिलो 2 या 3% लॉस एस्टिमेटेड होना चाहिए, पूल में इससे ज़्यादा नहीं होना। जो फंड रेज होता है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यूज करने का, आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए या हाई कॉस्ट डेट को रिप्लेस करने के लिए या ऑनवर्ड लैंडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इस फंड को। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा फाइन होता है कंपेयर टू टर्म लोन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आप जो पूल परचेज कर रहे हो वो ऑलरेडी बना हुआ है और उसमें कितना रिस्क है, कितना रिस्की पूल है,
ठीक है। टेन्योर, जो टेन्योर होता है पूल का, दैट इज एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द पूल होता है, ठीक है। अगर आप जैसे कोई होम लोन का पूल परचेज करते हैं तो एवरेज मैच्योरिटी जो भी रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो एसएमई लोन का पूल है या और कोई अलग जो शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ लोन्स होते हैं उनका पूल है। इसमें मॉरेटोरियम नहीं होता है क्योंकि रीपेमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड है इन द पूल, तो जैसे ही रीपेमेंट आता है यू पे टू द बैंक। अंडरलाइंग रिसीवेबल, जो पूल के सारे रिसीवेबल हैं वो चार्ज रहते हैं। तो बिफोर वी गो टू दिस securitization, direct assignment of pool purchase, Abhishek, you want to brief on that unsecured loan जो tier 2 के लिए जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो कि टीयर 2 कैपिटल के फॉर्म में यूज करती है एनबीएफसी, बिकॉज एनबीएफसी को जो सीआरआर रेशियो मेंटेन करना होता है वो 15% का आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 15% मेंटेन करना होता है। तो इधर आप कैपिटल टीयर 1 कैपिटल से मेंटेन करोगे या टीयर 2 कैपिटल ऐड करके मेंटेन करोगे। तो टीयर 2 कैपिटल का ऐसा कुछ असेसमेंट करता नहीं है कोई, मतलब ये टीयर 2 कैपिटल देता भी जो अनसिक्योर्ड लोन है वो देता भी कोई एनबीएफसी ही है आपको, जिस एनबीएफसी के साथ आपने एग्जिस्टिंगली 2-3 साल से सिक्योर्ड लोन उस एनबीएफसी से लिए हुए होंगे, तो वही एनबीएफसी आपको अनसिक्योर्ड लोन देता है। और जो अनसिक्योर्ड लोन होता है ये जनरली लॉन्गर टेन्योर होता है, मतलब मोर देन 6 to 8 years के अराउंड होता है, बिकॉज जो टीयर 2 कैपिटल का कैटेगराइजेशन होता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन लिया इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो टीयर 2 कैपिटल में फिट बैठ सके। तो एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन कि अगर टीयर 2 कैपिटल की मैच्योरिटी 5 साल की होगी तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ टीयर 2 जो अनसिक्योर्ड लोन है उसका कुछ परसेंटेज कट हो जाता है। सो द एनबीएफसी टेक्स अ लॉन्गर टेन्योर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन ताकि वो कम से कम 3 से 4 साल उसको कंप्लीट लोन को टीयर 2 कैपिटल में कैटेगराइज कर सके। टीयर 2 कैपिटल या अनसिक्योर्ड लोन का जो रीपेमेंट होता है वो जनरली बुलेट पेमेंट या लास्ट 6 months में पेमेंट होता है, बाकी 6 से 7 साल का मोरेटोरियम पीरियड रहता है, सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग होती है। इट इज एब्सोल्युटली एन अनसिक्योर्ड लोन, नॉट इवन अ पर्सनल गारंटी इज गिवन ऑन दिस लोन। बस सर, जोशी जी यही है अनसिक्योर्ड लोन पे। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे जो पहले क्वेश्चंस पूछे हैं काफी, सिक्योरिटाइजेशन, डायरेक्ट असाइनमेंट, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले सिक्योरिटाइजेशन देखते हैं। सिक्योरिटाइजेशन ये तीनों डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या वॉल्यूम में मतलब ये डील्स होती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आप FY19 में देखेंगे तो करीब 1.90 लाख करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए थे इन डायरेक्ट असाइनमेंट, और यहाँ एक पीटीसी लिखा है नीचे। पीटीसी मतलब पास थ्रू सर्टिफिकेट होता है, वो सिक्योरिटाइजेशन का भी ही एक रूट काइंड ऑफ है। तो ये सिक्योरिटाइजेशन के अंदर आपकी इतनी डील हुई है और डायरेक्ट असाइनमेंट में भी काइंड ऑफ इक्वल डील हुई है। तो अपने पास ये डेटा है, देखिए कैसे ग्रो किया है काफ़ी सिक्योरिटाइजेशन। FY19 में काफ़ी हाई हो गया, FY20 के नंबर तो नहीं है फिलहाल। तो सिक्योरिटाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि जो भी पूल होता है किसी एनबीएफसी का, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू वन एसपीवी, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है, एक जनरली ट्रस्ट के फॉर्म में ही बनाते हैं एसपीवी। तो जो भी पूल होगा वो पहले एसपीवी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, और फिर उस एसपीवी से उस पूल को डिफरेंट सिक्योरिटीज इशू होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं तो मतलब ये है कि आपने पूल ऑफ असेट को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करवा लिया, तो आपको पैसा मिल गया, ठीक है। तो जो ये फ्लो चार्ट है इसको हम देखेंगे। ऑब्लिगर्स हैं, इनसे ओरिजिनेटर ने लोन दिया और पोर्टफोलियो बनाया, फिर ये पोर्टफोलियो स्पेशल पर्पस व्हीकल को असाइन कर दिया, ठीक है, और स्पेशल पर्पस व्हीकल ने सिक्योरिटीज इशू की। उन्होंने अब सिक्योरिटीज में सिक्योरिटाइजेशन जनरली इसलिए किया जाता है कि समझिए कोई पूल है लोन का, वो BBB रेटेड है, ठीक है। अब BBB रेटेड अगर मैं उसकी सिक्योरिटी बना के मार्केट में बेचूंगा तो हो सकता है मुझे ज़्यादा इन्वेस्टर ना मिले, क्योंकि ऐसा रिस्की सिक्योरिटी को कोई
सब्सक्राइब नहीं करना चाहेगा। और कोई अगर पूल है ए रेटेड या डबल ए ट्रिपल ए रेटेड तो माइट भी थोड़े इन्वेस्टर मुझे ज़्यादा मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं जो मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो इसको 3 या 5 या 10 15 कितनी क्लास में बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या मार्केट है, आपका सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने वाले मार्केट में कंपनीज हैं या नहीं हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट हम सिंप्लीफाई रखने के लिए इसको 3 में कंसिडर करते हैं कि जो भी पूल है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ए बी एंड सी। अब ए बी सी में डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो मेरा पोर्टफोलियो का ट्रिपल बी रेटिंग है ना, मैं उसकी रेटिंग को कैसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। आप ये देखेंगे कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। मैंने अपना टोटल पूल 100 मान लेते हैं, तो 80 रुपीज का पूल मैंने क्लास ए में डाला है, क्लास बी में 12 का डाला है, क्लास में 8 का डाला है। ये बेसिकली वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ पूल है, ठीक है। अब इसमें रिस्क कैसे होगा कि क्लास सी ऑफ जो अपना सिक्योरिटी है ना, जिसमें 8% का है, तो इसमें मैं रखूंगा कि 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। और जो भी पहला लॉस आएगा मेरे पूल में, दैट विल बी बेयर बाय द क्लास सी सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो जैसे 100 रुपीज में, पूरे 100 रुपीज में पहला अगर लॉस आता है 2% का प्रिंसिपल में, ठीक है, तो वो क्लास सी इन्वेस्टर का 2% का प्रिंसिपल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि 2% का फर्स्ट लॉस उनको बेयर करना है। तो अप टू 8% का लॉस जो भी होगा पूल में, वो क्लास सी इन्वेस्टर बेयर करेंगे, ठीक है। तो जो क्लास सी ऑफ सिक्योरिटीज होगा उनका रेटिंग कम होगा, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है ज़्यादा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि पूल किस चीज़ का है। पूल अगर एचएफसी का होगा तो एचएफसी में एवरेज एनपीए आप देखेंगे तो 1 से 2%, इससे ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। माइट भी कम भी हो सकता है, ऐसा पक्का नहीं कि इतना ही होता है, लेकिन ज़्यादा इतना होता है। बहुत अच्छा पूल हुआ एचएफसी का, डिपेंडिंग ऑन कि क्या पूल के अंदर कौन बोरोर्स हैं, तो और भी कम हो सकता है, बहुत कम। तो हमने ये 3 क्लास बना दी पूल की। क्लास सी में हमने सबसे रिस्की सिक्योरिटी रखी है, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखा है, तो उसकी रेटिंग भी कम है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। फिर 8% तक का लॉस क्लास सी बेयर करेगा। फिर क्लास बी इन्वेस्टर आते हैं, उनका मिड काइंड ऑफ रिस्क होता है। उसमें आपका ए रेटिंग है, मैंने जस्ट हाइपोथेटिकली डाला है इसको, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और पूल का साइज भी 12%। तो अभी क्या होगा, जब 8% का अगर किसी पूल में एनपी हो गया, तो क्लास सी का जो भी आपका प्रिंसिपल है वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट किया है क्लास सी इन्वेस्टर में, वो 0 हो गया आपका, ठीक है। फिर क्लास बी आता है, तो अगला 12% क्लास बी वाला बेयर करेगा, और 20% से ज्यादा अगर लॉस हो गया पूल में, तो फिर क्लास ए पे बात आती है, ठीक है। तो जो रेटिंग होती है वो रेटिंग तो निकलती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है उस पूल के अंदर, उसके बेसिस पे डिफाइन होती है। तो किसी, जैसे आप एचएफसी में बोलेंगे 1-2% का चांस रहता है, तो क्लास ए का तो वो जो सिक्योरिटी उसने लिया है वो तो ट्रिपल ए रेटेड हो गया, क्योंकि कभी 20% का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो पूल की कितने रिस्क है, कितना लॉस उसमें हो सकता है, उसके बेसिस पे ये रेटिंग डिफाइन हो जाती है। तो एक ही पूल को अपने 3 क्लास में डिवाइड करके उसमें से कुछ ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटी आपने बना दी, कुछ अलग रेटिंग की सिक्योरिटी बना दी। तो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन इसी के लिए करते हैं कि आप नेचुरल क्रेडिट एनहांसमेंट कैसे करते हैं उसी लोन पूल पोर्टफोलियो में, उसके बेसिस पे आप ये काफी मतलब बाहर तो काफी होता है, इंडिया में भी पीटीसी के थ्रू, पास थ्रू सर्टिफिकेट के थ्रू होता है। इसमें पीटीसी का मतलब है पास थ्रू सर्टिफिकेट, मतलब जो भी लोन का रिपेमेंट आता है एसपीवी के पास, वो सीधा इनको इन्वेस्टर को पास ऑन हो जाता है, ठीक है। एक इसमें दूसरा स्ट्रक्चर होता है, उसको पे थ्रू सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एसपीवी होता है डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी इस केस में पीटीसी में क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल रिपेमेंट आएगा, इंटरेस्ट रिपेमेंट आएगा, वो इन्वेस्टर को हर महीने चला जाएगा, क्योंकि मंथली ईएमआई होती है लोन की। इन्वेस्टर को रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे नहीं मंथली पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो 6 मंथ, 1 साल या क्वार्टरली रिपेमेंट दीजिए। उस केस में क्या होता है कि एसपीवी वो जो पैसा आता है ईएमआई का, वो अपना कलेक्ट करती है,
फिर वो होल्ड करती है और इन्वेस्ट कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और आफ्टर एक क्वार्टर या 6 मंथ का जो भी इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट होता है वो होल्ड करके फिर देती है, इसलिए उसको पे थ्रू स्ट्रक्चर बोलते हैं। पास थ्रू स्ट्रक्चर में जैसा आया वैसा दे दिया, आपने पास कर दिया बेसिकली। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चंस है? मनीष, ये जो आप इन्वेस्टर ABC वाली बात कर रहे हो, जी ये इंडिया में ऐसा कोई डील वील हुए हैं क्या ABC वाला? सर मैंने कभी मतलब प्रैक्टिकली अपन इसमें काम नहीं करते तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये डेटा है ना, आप देखेंगे तो यहाँ PTC तो लिखा हुआ है, तो काफी होता है इसका मतलब। नहीं, लेकिन वो 3 एसेट क्लास वाला मैंने देखा नहीं, सुना नहीं है। मतलब जनरली एक ही इंस्टीट्यूशन होता है जो लेता है, और एक ही क्लास का, मतलब मेरी लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ। सर वो फिर सिक्योरिटाइजेशन वो PTC के थ्रू होता है या डायरेक्ट असाइनमेंट भी होता है इसमें? नहीं, डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं, मैं PTC की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो इंडिया में सर स्ट्रक्चर इतना पता नहीं कैसे होता है, ये तो बहुत। मैं PTC की बात कर रहा हूँ, DA की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मल्टीपल सिक्योरिटी क्रिएट करनी है। मल्टीपल सिक्योरिटी क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने रिस्क को बांट दिया और जो अलग अलग सिक्योरिटीज बना दी और एक क्रेडिट एनहांसमेंट दे दिया किसी सिक्योरिटी को, बस वही ऑब्जेक्टिव है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको ये बांटना है, लेकिन जनरली सिक्योरिटाइजेशन करते तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपको क्रेडिट एनहांसमेंट कैसे मिले। सेकेंड है डायरेक्ट असाइनमेंट, वो काफी सिंपल है। इसमें पूल होता है, आप अपना पूल किसी और को सेल कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर को दे दिया आपने पूल, तो पूरा पूल बना के इन्वेस्टर को चला जाता है। अब जो भी रीपेमेंट होंगे वो सब इन्वेस्टर को डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें कुछ क्वेश्चंस है? हम डिस्कस करेंगे जो अभी इंडियन मार्केट में हम जो बैंक से फंड रेज करते हैं पूल परचेज के फंड, रिसेंटली दिसंबर 19 में पार्टनर क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, जो कि अभी भी कंटिन्यू है और अभी नई स्कीम में कुछ चेंजेस भी किए हैं। मनीष जी, एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लूं सर? जी बताइए सर। जो अपना DA है और सिक्योरिटाइजेशन है, तो इसमें पोर्टफोलियो के साथ क्या रिस्क भी ट्रांसफर होता है क्या? हाँ, रिस्क तो ट्रांसफर हो जाएगा ना सर। DA में तो जितना आपका पूल का जो भी है सब इन्वेस्टर को चला गया, उसमें मेरा फिर लेना देना कुछ नहीं है। नहीं, अगर इनकेस डिफॉल्ट होता है तो जिसने असाइन किया था तो वो क्या उससे पैसे नहीं मांगेगा उसके लिए? नहीं, कोई रोल नहीं है, मैंने तो सेल कर दिया ना। ओके, उसमें कोई रिस्क नहीं है। NBFC का जिसने जो सेल कर चुका है, जिसने लिया है वो रिस्क लेगा, जो भी रीपेमेंट का है या जो भी दूसरा है। ठीक है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि BBB+ रेटेड पूल NBFC के विल बी परचेज बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उसमें 10%। ठीक है, तो बेसिकली 10% गारंटी देने से क्या होगा कि जैसे हमने बात किया, अप टू 10% का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगा तो उस पूल की रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर हमने जैसे सिक्योरिटीज डिवाइड की ना, वैसे काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी हो गई है जिसमें फर्स्ट 10% का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी। ठीक है, तो इसको एक क्रेडिट एनहांसमेंट टूल बोल सकते हैं गारंटी को। अब ये जो स्कीम है जो हम नॉर्मल पूल परचेज करते हैं, ये ना तो काइंड ऑफ हाइब्रिड काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है सिक्योरिटाइजेशन और डायरेक्ट असाइनमेंट का, क्योंकि इसमें क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए हम क्रेडिट एनहांसमेंट का टूल यूज कर रहा है ये, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट असाइनमेंट। डायरेक्ट असाइनमेंट में कोई क्रेडिट एनहांसमेंट टूल यूज नहीं करते हैं और डायरेक्टली अपन पास ऑन कर देते हैं पोर्टफोलियो को, अगर इसीलिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट असाइनमेंट। ठीक है, और ये सिक्योरिटाइजेशन भी नहीं है क्योंकि इसमें अपन कोई SPV क्रिएट करके सिक्योरिटीज इश्यू नहीं करते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि NBFC गेट्स ए सब्सटेंशियल लिवरेज otherwise not possible either in on balance sheet funding or in securitization। अब इसका मतलब ये है
कि जैसे आपने पूल किसी को सेल किया, उसमें अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर निकालते हैं एनबीएफसी का तो वो क्या आता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये समझने के लिए हम नेक्स्ट शीट पे एक एग्जांपल लेंगे। अब इसमें मुझे आपको ये बताना है कैलकुलेट करके कि एनबीएफसी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं इसमें बेसिकली बताता हूँ कि एनबीएफसी हैज असाइंड बिलो पूल टू ए बैंक अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है। पूल का साइज है 100 करोड़ का, उसमें से एनबीएफसी को रिटेन करना है 10%, मतलब 10 करोड़। बैंक 90 करोड़ का उस पर लोन दे रहा है। जो पूल का आरओआई है वो है 12%। बैंक जो मुझे लोन दिया एनबीएफसी को वो 9% पे दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी कमीशन है 0.25%, ठीक है। अब अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए। हम 2 मिनट वेट करेंगे, 2 से 3 मिनट। नहीं, एक्सेल पे कर सकते हैं वर्किंग। मनीष जी, जब तक बाकी लोग ये कर रहे हैं, एक चीज और थोड़ा सा पूछना था सर। एनबीएफसी में 120 डेज का डेलिक्वेंसी नॉर्म क्या होता है सर? ब्रिजेश, सॉरी अभिषेक। हाँ जी। 120 वाला वो गाइडलाइन आया था ना अभी कुछ? नहीं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है मनीष जी? वो एनपीए का नॉर्म्स आप बोल रहे हैं ना 120 डेज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो क्या होता है कि नॉन सिस्टम, देखिए जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती हैं व्हिच आर हैविंग अ पोर्टफोलियो ऑफ 500 एंड अबव बैलेंस शीट साइज, तो उनमें तो क्या है कि 90 डेज का ही गाइडलाइंस है। तो जो नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती हैं जो 500 से नीचे की बुक साइज वाली हैं, उनमें ये नॉर्म्स था कि ईयर ऑन ईयर आप अपना, पहले उनका एनपीए रिकॉग्निशन होता था 180 डेज पे, जो बैंकिंग में 90 डेज होता है, तो उनको ईयर ऑन ईयर वो रिड्यूस करके 90 डेज पे लेके आना था। सो एज पर माय बेस्ट नॉलेज मार्च 20 में इन सब की बैलेंस शीट 90 डेज पे आ जाएगी, जो कि मार्च 19 में 120 डेज पे था। ओके, हाँ, तो अब स्टैंडर्ड है, मतलब बेसिकली सबके लिए जो एनपीए नॉर्म है वो 90 डेज का ही है। वो सबके लिए 90 डेज का है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें जैसे 100 करोड़ से नीचे का कुछ है, या फिर कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ एनबीएफसी है, कुछ ऐसा कुछ है। मतलब 99% सबके लिए 90 डेज पे आ चुका है मार्च 20 में। ठीक है। कैलकुलेट कर रहे हैं ना सभी लोग? मनीष जी, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन इसमें दीजिए। जो 10% रिटेन किया है एनबीएफसी ने, वो इसका मतलब वो 10% की फंडिंग नहीं हुई है। Correct. और वो 10% जो उसका नॉर्मल फंडिंग था वो ही उसका कॉस्ट रहा होगा, या इट हैज बीन फंडेड बाय इक्विटी? नहीं, वो किसी से भी फंड हुआ हो सर। हम तो ये बोल रहे हैं कि 100 रुपए का जो पूल था 100 करोड़ का, उसमें से 90 करोड़ बैंक ने ले लिया। मेरे पास अभी 10 करोड़ ही है, तो 10 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया इस पूल में, ठीक है। एग्रीड। लेकिन मेरा ये कहना है कि 10 करोड़ भी तो कहीं से और से फंड हुआ है। यदि वो इक्विटी से फंड हुआ है तो आई कैन से इन्वेस्टमेंट, लेकिन यदि वो उसका भी कोई कॉस्ट है तो नेट आप उसका, अच्छा आप कह रहे हैं 10% अभी मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट है सर, इस पे आप रिटर्न निकाल लीजिए बस। समझ गए, ठीक है। 36.5%। ठीक है सर, काफी नियर है। मुझे एकदम एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ करेक्ट है वैसे। 36.75 होना चाहिए जैसे मुझे याद है, चेक कर लेते हैं।
सर एक बार एक्सेल पे करके दिखा दो ना उसमें कि कैसे निकलेगा। हाँ, मैं सोचा एक बार सब अपना अपना कोशिश कर लें फिर मैं बता देता हूँ। चल भाई मैं नजदीक आ गया, तो एक्यूरेट बता दे भाई। के पास उसमें जो है 9 18 18 और 4 22 2 9 36 38 81 और 83 ये कैलकुलेशन एक्सेल में मैंने कर रखी है, ये विजिबल है सभी को अभी एक्सेल नहीं शीट? यार, कांट से 36.75 ही आएगा। अभी विजिबल है एक्सेल शीट जी। तो इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है। ऊपर वाला पोर्शन तो उसमें कवर था पीपीटी में, नीचे जो भी एनबीएफसी का इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ ही है इसमें, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिलेगा वो 12%। बेसिकली ऐसे निकाल सकते हैं कि 10% पोर्टफोलियो पे तो 12% का रिटर्न मिल रहा है, और जो बचा हुआ 90% है उस पर 12% माइनस 9% जो मुझे बैंक को देना है माइनस गारंटी कमीशन हटा दूंगा, तो 90% पे जो भी है वो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, वो करीब 36.75% आता है। अब इस शीट में आप देखेंगे कि मेरा एनबीएफसी का जो सबऑर्डिनेशन उसी को बोलते हैं कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें। अगर मैं इसको 7% करता हूँ यहाँ, तो ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, 48% हो जाता है। ठीक है, तो और कम करूँगा तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जितना कम मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इसमें और कोई कमेंट है कि इतना हाई रिटर्न आ रहा है तो मतलब? बट मनीष जी, लेंडर ये चाहेगा कि इसका जो रेशियो है वो बढ़ता रहे, क्योंकि उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस एक तो कम हो जाता है, प्लस ये है कि जितना वो ठीक बात है, 10% तो गारंटीड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। करेक्ट है, नहीं उसमें सर 10% जो है ना, इसमें 10% अगर एनबीएफसी अपना हिस्सा ले रही है तो उसमें 10% तो रिस्क आपका यहाँ डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब 20% का आपको बैंक को तो 20% का मार्जिन मिल गया ना सर। 10% तो एनबीएफसी एग्जैक्टली, और 10% गवर्नमेंट ने दे दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैंक ये चाहेगा कि पूल का जितना ज्यादा कवरेज हो उतना अच्छा है, क्योंकि 10% तो गवर्नमेंट ने ले लिया, बाकी जो है वो फर्स्ट लॉस एनबीएफसी लेगी, उसके बाद उसका पोर्शन आएगा लॉस का। करेक्ट, और इसमें एक और पॉइंट है कि होता क्या है कि जैसे अपने लॉस एस्टिमेशन की बात की है, ठीक है, वो जनरली अपन 2% से नीचे पूल का बोल रहे हैं, लेकिन अगर 2% का लॉस हो गया उसमें तो सबसे पहले बेयर एनबीएफसी वाला करेगा। ठीक है, सबसे नीचे वो है। ओके, बाद का लॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, और उसके बाद कुछ होता तो फिर बैंक को जाएगा। ठीक, ओके। अभी होगा क्या कि आपने भैया रिटर्न तो देख लिया, बहुत हाई दिख रहा है, लेकिन आपकी रिस्क भी हाई है इसमें। क्यों? क्योंकि आपके 10 करोड़ पे 2% का मतलब 100 करोड़ पे 2% अगर लॉस हो गया, मतलब 2 करोड़ का हो गया, तो आपके 10 करोड़ पे तो 20% का रिटर्न गायब हो गया। रिटर्न गायब हो गया, एग्जैक्टली। रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा दिख रहा है। तो ठीक है, ये जरा एक बार ये लॉस वाला जो बेयरेंस है ये एक बार आप समझाइए, मतलब ये 2% कैसे निकला है? 2% तो हम मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जनरली बैंक कंडीशन डालता है ना कि अप टू 2% का लॉस एस्टिमेशन इज एक्सेप्टेबल इन द पूल। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 2% लॉस हो ही जाएगा फ्यूचर में। ठीक है, मैक्सिमम रिस्क मेरी उतनी है ही है, तो अगर 2% का लॉस होता है 100 करोड़ के ऊपर, ठीक है, यार मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू रिटर्न।
नहीं, रिटर्न की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो लॉस की बात कर रहा हूँ। मैं भी लॉस की बात कर रहा हूँ कि ये 2% की फिगर कहाँ से आई? नहीं, दो सर 2 है या 3 है, वो कैसे डिसाइड होगा? ओके, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक। उसमें क्या होता है कि लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट बनती है, वो बनाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसमें क्रेडिट रेटिंग करानी जरूरी होगी ऑब्वियसली। उसके बाद वो लॉस एस्टिमेशन रिपोर्ट देगा, उसमें मान लीजिए 2% आया या मान लीजिए 2.5% आया, तो पहला 2.5% एनबीएफसी लेगा, हाँ। उसके बाद 10% गवर्नमेंट लेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। हाँ। जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं वो तो प्रोबेबल है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। ओके। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये असर्टेन करना है बैंकों की जो मैं पूल खरीद रहा हूँ उसमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो बैंक ने बोला कि मुझे ऐसा पूल दीजिए जिसमें एस्टिमेटेड लॉस 2% से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। मैंने पूल सेलेक्ट करके दे दिया। वो तो जस्ट मेरा एक सिक्योरिटी मेजर है कि मेरा ऐसा ही पूल लूं कि 2% से ज्यादा रिस्क ना हो। अब एक्चुअल में हो सकता है उसमें 2% से ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है 5%, 10% भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन चेंज हो, ठीक है। तो अप टू 10% तो सेफ है, क्योंकि अप टू 10% तो एनबीएफसी को ही बेयर करना है, क्योंकि 10 करोड़ का तो उसका ही इन्वेस्टमेंट है उस पूल में। अरे हम पार्शियल गारंटी स्कीम की बात कर रहे हैं मनीष। हाँ सर, मैं वही बता रहा हूँ कि पार्शियल गारंटी में सबसे पहले जो, अगर एनबीएफसी ने कुछ 10 करोड़ का पोर्शन रिटेन किया है उस पूल में, ठीक है, तो पहला 10 करोड़ तक का लॉस एनबीएफसी बेयर करेगा। उसके बाद जो 10% का लॉस और होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। तो बाद का बैंक के ऊपर बात आएगी। करेक्ट है। बट ये मिनिमम रिटेंशन रेशियो तो मस्ट नहीं है ना पार्शियल क्रेडिट गारंटी के लिए? मस्ट नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10% का एनहांसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, तो वैसे ही सिक्योर हो गया। नॉर्मल पूल में भी तो बैंक 10% लेता था ना, तो 10% गवर्नमेंट दे दिया। तो अगर ये 10% ना दे, 5 दे दे, जो दे दे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यही है सर, और कुछ क्वेरीज हो तो बताइए। एक बार मनीष वो आप वापस से एक बार डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटाइजेशन एंड डायरेक्ट असाइनमेंट एंड पूल परचेज थोड़ा सा एक बार जब शॉर्ट में एकदम अगर कुछ मैं बता देता हूँ मैम। डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल आते हैं कि बैंक्रप्सी रिमोटनेस का क्या सीन है, अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट आएगा, टैक्सेशन, कई सारी चीजें हैं। लेकिन हम मतलब समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए ऐसा है कि सिक्योरिटाइजेशन में एक एसपीवी क्रिएट होती है और वो सिक्योरिटी बनाती है उस पूल का और वो इन्वेस्टर को सेल कर देती है। सिक्योरिटाइजेशन इतना ही है, ठीक है। डायरेक्ट असाइनमेंट में कुछ नहीं होता है, मेरे पास पूल है, मैंने किसी और को पूल दे दिया मेरा पूरा, ठीक है, तो इसमें कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं हुई। वैसा वैसा जो पूल था लोन असेट्स का, वो किसी और को ट्रांसफर हो गया। अब जो भी उसमें रीपेमेंट आना है, रिस्क है, वो सामने वाले का है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो डायरेक्ट असाइनमेंट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, सिंपल सा काम। बट सिक्योरिटाइजेशन में जो सिक्योरिटी क्रिएट कर दी, मतलब कि वो भी पूल ही था जो चला गया सबको, मतलब आ जाए तो हमने एक एसपी में ट्रांसफर किया और उसके अलग अलग सिक्योरिटी के फॉर्म में उसको बना दिया, ताकि कोई जैसे एनसीडी बना दिया, एनसीडी इशू कर दिया मैंने, तो एनसीडी कोई सब्सक्राइब कर सकता है ना उसके अंदर से, ठीक है। और पार्शियल गारंटी में तो आपको पता ही है, वो तो अलग ही है, थोड़ा मिक्स है। उसमें आपने 10% का एनबीएफसी को भी दे दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी बचा आपने दे दिया, उसके ऊपर लोन दे दिया। मनीष जी, 2-3 चीजें। एक ये कि क्या जो सिक्योरिटीज बनाई गई अंडर सिक्योरिटाइजेशन, दे आर सपोज टू बी लिस्टेड, मैंडेटरी लिस्टिंग है उनका, रिक्वायर्ड है या नहीं है? सर ये गाइडलाइंस इतना नहीं पता मुझे, प्रोसेस पता है। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो मैं देख के बता दूंगा, क्योंकि कई सारी चीजें थी, अकाउंटिंग नॉर्म्स, लिस्टिंग, लीगल चीजें, वो इतना डीप में हम गए नहीं इसमें। सुनील जी, इसमें लिस्टिंग कंपलसरी नहीं होता है। लिस्टिंग इज नॉट कंपलसरी, और इन एनी केस लिस्टिंग करवानी या नहीं करवानी है इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टर इंसिस्ट करता है कि मुझे लिस्टिंग चाहिए तो लिस्टिंग करवाते हैं। दूसरी बात, इंडिया की जो डेट मार्केट्स हैं वो अभी उनमें इतनी डेप्थ है नहीं कि बहुत ज्यादा लिस्टिंग से कोई फर्क पड़ता हो किसी इन्वेस्टर को।
नहीं सर, मेरा सिर्फ बेसिकली मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि आपको याद होगा कुछ केस में जो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, एनसीडीज इशू होते हैं, उनमें लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है कि वो लिस्टेड रहते हैं। तो यही था कि एनबीएफसी के भी इस तरह की जो एनसीडीज या जो रिक्वायरमेंट है, यदि सिक्योरिटी उन्होंने इशू करी तो क्या उसकी लिस्टिंग होती है? आई थिंक लिस्टिंग करवाने से केवल एक एडेड मार्केट मिलती है जी, और वो इन्वेस्टर का ही प्रेरोगेटिव होता है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि लिस्टिंग करानी है या नहीं करानी है, इन्वेस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। ठीक है सर, थैंक्स। मनीष जी, मान लो किसी म्यूचुअल फंड को किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या रूट रहेगा? मतलब यही सारा सिक्योरिटाइजेशन और पूल और यही तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लैंड नहीं करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो क्या रूट रहेगा सर उनके लिए? जनरली तो सिक्योरिटी के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो थोड़ा लिक्विडिटी, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तभी इन्वेस्ट करना ठीक रहता है म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि उनको तो क्विक लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है ना, तो फटाफट सेल किया और आपने अपना पैसा ले लिया। म्यूचुअल फंड्स पीटीसी में ही करते हैं, म्यूचुअल फंड लोन नहीं देते हैं, असाइनमेंट नहीं लेते हैं, वो डीए नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड, राइट, दे गो बाय पीटीसी ओनली। या एनबीएफसी कई बार बॉन्ड्स भी इशू करती है ना मार्केट में, तो उसमें यू कैन करेक्ट, यू कैन टेक बॉन्ड्स। तो मतलब वो लिस्टेड में ही करेंगे, मतलब अनलिस्टेड में फिर नहीं करेंगे वो? बॉन्ड्स जनरली लिस्टेड होते हैं। हाँ जी, जो बॉन्ड्स होते हैं वो जनरली लिस्टेड होते हैं जी। अभी जो एलटीआरओ में जितने भी सेकेंडरी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो बैंक ने म्यूचुअल फंड से ही खरीदे हैं, सारे एनबीएफसी के बॉन्ड्स। जी। और कुछ क्वेश्चंस? मनीष जी, बताएं। इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट का क्या क्राइटेरिया होता है कि बैंक्स आगे फंडिंग इसको देखती है? आई मीन देयर आर एनी स्टिपुलेटेड क्राइटेरियाज कि दे हैज टू बी प्रीडोमिनेंटली 200 सीआर अबव या 100 सीआर अबव जो क्वालिफाई करके डेट रेज करने के लिए? ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो शुरू में जब एनबीएफसी का छोटा पूल होता है, मतलब एयूएम होता है, तो एनबीएफसी ही लोन देती है उसको, ठीक है। जब इंक्रीज होता है तो फिर बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, तो बैंक को क्या 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, थोड़ा रीपेमेंट का भी ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। वैसे वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपने 100-200 करोड़ से स्टार्ट किया है कोई इक्विटी डाल के, ठीक है, एक ही साल में आपने कर दिया, तो उसमें बैंक फंडिंग देख सकते हैं, ऐसा कुछ। ओके। सेकेंडली मुझे एक बात बताइए, कुछ नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जैसे कि जेएलजी में है, एसएचजी में है, मतलब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप से, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से, जो माइक्रो फाइनेंस में यूज होते हैं। करेक्ट। तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं, इसमें क्या बैंक्स का क्राइटेरिया डिफर करता है कि इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जनरली जेएलजी ग्रुप ही यूज होता है माइक्रो फाइनेंस में, ठीक है। जेएलजी ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, तो आपको पता ही होगा, मैं दूसरों को ब्रीफ कर रहा हूं। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप में लोन दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली ये होते तो अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है। तो आपने सोसाइटी में 5 नेबर्स को बुला के उनका एक पूल बना दिया और उनको लोन दे दिया, कंबाइंड लोन। अब उसमें क्या होता है कि जो रीपेमेंट की लायबिलिटी है वो पूरे ग्रुप की हो जाती है। तो काइंड ऑफ पीयर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि उनका एक थोड़ा सिक्योरिटी क्रिएट कर पाए इस तरीके से। ओके ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट। सर, एनबीएफसीज के लिए भी गवर्नमेंट के क्या कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनबीएफसीज को लैंड करते हैं? लाइक इरेडा है फॉर अदर पर्पस, वो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में फंड करते हैं, तो एनबीएफसीज के लिए भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? अभिषेक, आपको पता है कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो? नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, मतलब ऑल एनबीएफसी कैन फंड टू एनी एनबीएफसी। मनीष, इसमें रीपरचेज का भी ऑप्शन होता है क्या? रीपरचेज में सर हो सकता है, अभी मेरे हिसाब से जो भी गाइडलाइन आई है उसमें रीपरचेज का ऑप्शन दे रहे हैं बैंक्स कि आप अपना पूल वापस रीपरचेज कर सकते हैं, हो सकता है। उसके लिए मिनिमम 12 मंथ्स है शायद। हाँ, करेक्ट।
और कुछ questions? Thanks, Manish ji. I think it was a great session. So before we conclude, so thank you so much, Manish. Thank you, sir. Thanks for your patience for answering stupid questions even. नहीं अच्छे questions थे sir. Good. So I like the participation that has been there even in today's session. So for the next session, next session will be taken by Mr. Rahul Malik, and it will be on road sector, proposals of road sector. So next Wednesday, and just be prepared for the exam which is coming on Saturday. All the best. Okay, sir. Thank you, Abhishek. Thank you, Abhishek. Thank you. Thanks. Thank you, Sudhir ji. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.